नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम लोग कंजक्शन पर ही चर्चा करने वाले हैं। जैसा आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आज हम जिस कंजक्शन की बारे में चर्चा करेंगे वो है ऑल्दो का प्रयोग या दो का प्रयोग। देखिए, दोनों ही शब्दों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है, दोनों का प्रयोग एक ही तरह के वाक्य में होता है। और किस तरह के वाक्य में होता है, आपके पास जो भी दो वाक्य दे रखे हैं, जब भी दो वाक्य या दो उपवाक्यों के बीच में कॉन्ट्रास्ट की स्थिति हो, दो वाक्यों के बीच में कॉन्ट्रास्ट जिसको विरोधाभास बोलते हैं, ठीक है ना, इसकी अगर स्थिति हो तो फिर ऑल्दो या दो का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बोलचाल की भाषा की बात करें तो बोलचाल की भाषा में दो शब्द का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, और यदि लिखित की बात करें, रिटन की बात करें, तो फिर ऑल्दो का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। किस प्रकार से इनका प्रयोग करना होता है, आपके पास एक वाक्य के अंदर जो कुछ भी जानकारी आपको दी जा रही है, दूसरा वाक्य उस जानकारी का विरोध करेगा, विरोधाभास जिसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक वाक्य दे रखा है, ही इज ऑनेस्ट, माफ कीजिए, ही इज पुअर। एक वाक्य दे रहा है कि वह गरीब है, दूसरा वाक्य उसका विरोध करेगा, जैसे ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो एक वाक्य में जो भी आपको जानकारी दी जा रही है, दूसरा वाक्य उस जानकारी के कॉन्टेक्स्ट में खड़ा होगा, ठीक है ना। अब देखिए कि कई बार तो सीधा आ जाता है ऑल्दो या दो का प्रयोग, कई बार ये पेयर में दे दिया जाता है। और पेयर में किस प्रकार से दिया जाता है, ध्यान रहे, दो या ऑल्दो के साथ में इसका युगल जो होता है, युग्म शब्द जो होता है वो यट होता है। ये भी अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सीधे शब्दों में अगर समझा जाए कि इनका प्रयोग वाक्य के अंदर किस प्रकार से होगा, मैं आपको बता देता हूं। आपके पास ये दो वाक्य दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना होता है, यदि वो वाक्य सही क्रम में रखे गए, वैसे तो हम इन दोनों वाक्यों जिनकी जब आप ट्रांसलेशन करके देखोगे तो बहुत आसान सा ट्रांसलेशन हो जाता है। तो आप ट्रांसलेशन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वाक्य में जो भी जानकारी दी जा रही है, दूसरा वाक्य उस जानकारी का विरोध करता है, ठीक है ना। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यार पहले वाक्य में जानकारी का विरोध दिया जा रहा है और दूसरे वाक्य में जानकारी दी जा रही है, तो इसका मतलब जिसने भी वो वाक्य बनाए हैं उसने अपने दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की है, मतलब वाक्य के स्थान परस्पर उसने चेंज कर दिए, ठीक है। अगर मान लीजिए सही क्रम में वाक्य की पहले में जानकारी है और दूसरा वाक्य उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, तो फिर आपको क्या करना होता है, पहले वाक्य के स्टार्ट में दो शब्द का प्रयोग कर देना है, बस सीधा सा, कोई मुश्किल नहीं होता इसका प्रयोग। पहले वाक्य की शुरुआत में आपको दो का प्रयोग कर देना है, पहला वाक्य पूरा का पूरा लिखोगे। उसके बाद पहले वाक्य के एंड में जो फुल स्टॉप दे रखा होता है, उस फुल स्टॉप को हम हटा देते हैं। यदि पेयर के अंदर आपके पास यट दे रखा है तो यट लगाओगे और दूसरा वाक्य पूरा का पूरा उतार दोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इसका हम एक वाक्य ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने एक वाक्य बोला था, ही इज पुअर, ही इज पुअर, और दूसरा वाक्य दिया हुआ है, ही इज ऑनेस्ट। अब देखिए इन दोनों वाक्यों का, पहले तो अपने को ये देखना है कि दोनों वाक्यों में पहला वाक्य जानकारी देना चाहिए और दूसरा वाक्य उसका कॉन्टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। पहला वाक्य कह रहा है वह गरीब है और दूसरा वाक्य कह रहा है वह ईमानदार है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले वाक्य में जो जानकारी दी जा रही है ही के बारे में, दूसरा वाक्य ही के बारे में ही उस जानकारी के विरोध में बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब अपने को क्या कर रहा है, मान लीजिए कि आपको पेयर में दो यट का प्रयोग करना है, चाहे आप दो यट का प्रयोग कीजिए, ऑल्दो सिंगल अकेला ही काम में लिया जाता है। अगर ऑल्दो का प्रयोग करना हो तो मैं यही बता देता हूं, जहां पर दो हमने लगाया वहां पर ऑल्दो का प्रयोग हो जाएगा। इसी एक वाक्य के अंदर हम तीन आंसर एक साथ में करने की कोशिश कर रहे हैं, दो यट का प्रयोग कर रहे हैं। मान लीजिए आपको दो यट का प्रयोग करना हो तो ये हो जाएगा दो ही इज पुअर। इतना समझ में आ गया, दाव स्टार्ट में लग गया पहले वाक्य के और पहला वाक्य पूरा उतारना है। उसके बाद दूसरा वाक्य जहां पर स्टार्ट हो रहा है या पहले वाक्य के एंड में जो फुल स्टॉप दे रखा है, उस फुल स्टॉप को आप चेंज कर दीजिए यट में, यट, और दूसरा पूरा वाक्य उतार दीजिए, ही इज ऑनेस्ट। ये हो गया दाव यट का प्रयोग, ठीक है। मान लीजिए आपके पास दाव अकेला दे रखा है और यट नहीं है, तो फिर अपने को किस प्रकार से करना होगा, शुरुआत में ही आपको दाव लगा देना है, दाव ही इज पुअर, ठीक है। और जैसे ही पहले वाक्य के एंड के फुल स्टॉप पर जाओगे तो उस फुल स्टॉप को आप कॉमा में चेंज कर दोगे और दूसरा पूरा वाक्य उतार दोगे, ही इज ऑनेस्ट। ये हो गया, ठीक है। अगर ऑल्दो का प्रयोग करना हो तो यहां जहां पर हमने दो का प्रयोग किया वहां पर ऑल्दो का प्रयोग हो जाएगा। चलिए हमने स्टार्ट में क्या लगा दिया, ऑल्दो लगा दिया, ऑल्दो ही इज पुअर, उसके बाद कॉमा लगाना है आपको और ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसके अंदर एरर से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, एरर से संबंधित, ठीक है ना, ये तो सीधा हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। यदि एरर से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो उसमें ज्यादातर दो यट के प्रयोग वाले में एरर कहाँ पाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करते हैं, अपने को थोड़ा सा के फंसाने के उद्देश्य से दो के साथ में जहां पर यट युगल के रूप में आना चाहिए वहां पर बट का प्रयोग दिखा देते हैं, और वो चूंकि वो गलत होता है,
ठीक है ना, क्योंकि बट का अर्थ होता है किंतु परंतु लेकिन। अपने को यहाँ पर येट जो शब्द है इसका अर्थ होता है फिर भी, दाव का अर्थ होता है यद्यपि या हालांकि। अब इस वाक्य का जो हिंदी अर्थ बना है वो बना है यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है, तो हम बीच में किंतु परंतु नहीं लगा सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए एक दो एग्जांपल्स और दाव येट को लेके मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही आसान होता है, चाहे दाव अकेले का प्रयोग करना आ जाए, चाहे ऑल दाव अकेले का प्रयोग करना आ जाए, और यदि दाव को युगल में दिया हुआ मिलेगा, आपको पेयर में दिया हुआ मिलेगा, तो दाव के साथ में यट आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कोई दूसरा सेंटेंस है, राम वर्कड हार्ड, राम वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप। दूसरा वाक्य है ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। चलिए आंसर आप मेरे ख्याल से आपके दिमाग में आ गया होगा, आपने कर लिया होगा प्रयोग। चाहे दाव यट का कीजिए, चाहे अकेले दाव का कीजिए, चाहे ऑल दाव का आप प्रयोग कीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, दाव राम वर्कड हार्ड। उसके बाद आप फुल स्टॉप को हटा देंगे और यट लगाएंगे, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, तो पूरा आपका आंसर क्या हो जाएगा, दाव राम वर्कड हार्ड, ठीक है। और यट आपके पास में नहीं है तो फिर आप सीधा कोमा लगा दीजिए और दूसरा वाक्य उतार दीजिए, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ये हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है ना। चलिए आपके प्रैक्टिस के लिए मैं एक दो वाक्य और आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके पास वाक्य हो वी प्लेड वेल, वी प्लेड वेल, हमने अच्छी प्रकार से खेल को खेला, वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। पहले वाक्य में क्या दिया हुआ है, वी प्लेड वेल, ये चलिए एग्जाम्पल आप करके देखना, वी प्लेड वेल, और दूसरा वाक्य है वी लॉस्ट द मैच। अब देखिए पहला वाक्य कह रहा है कि हमने खेल अच्छा खेला फिर भी हम लोग मैच हार गए। अब कई बार क्या कि अगर वो अपने को फंसाने की कोशिश करे तो किस प्रकार से करेगा, ये जो दोनों वाक्यों को इस समय जो मैंने लिखा वो सही क्रम में लिखा है, यदि बाय द वे वो इनका क्रम चेंज कर दे, पहले ये उतार दे वो वी लॉस्ट द मैच वी प्लेड वेल, तो फिर आपको क्या ध्यान रखना है, फिर आपका उत्तर किस प्रकार से होगा, वी, ये तो आपका सीधा हो गया, दाउ वी प्लेड वेल, यट लगाओ तो लगा दो, कोमा लगाओ तो कोमा लगा दो, क्योंकि कोमा और यट दोनों एक ही काम कर रहा है, वी लॉस्ट द मैच, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया यदि मान लीजिए कि ये उल्टा करके दे दिया जाए, वी लॉस्ट द मैच पहले आ जाए, चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, वी लॉस्ट द मैच, और दूसरा वाक्य है आपके पास जो पहला होना चाहिए था, वी प्लेड वेल। अगर इस तरह से दिया जाए तो जैसे ही आप वाक्य पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कि यार पहले वाक्य के अंदर आपके पास विरोधाभास दिया हुआ है, ठीक है ना, वी लॉस्ट द मैच, और अगला वाक्य कह रहा है वी प्लेड वेल, तो अब आपको पता चल गया है कि ये वाला भाग पहले आना चाहिए, तो हम वाक्य के क्रम को चेंज नहीं करेंगे, अपने सीधा दिमाग लगा लीजिए, अपने उत्तर किस प्रकार से कर देंगे, वी लॉस्ट, जस्ट ए मिनट सॉरी, वी लॉस्ट द मैच, और यहां पर आप कोमा लगाओगे और यहां दाव का प्रयोग कर दीजिए आप, दाव वी प्लेड वेल, ये उत्तर आपका हो गया सही। तो कुल मिला के ये है ऑल्दो या दो का प्रयोग, दोनों एक ही शब्द होते हैं जिसका अर्थ हालांकि या यद्यपि होता है। बोलचाल की भाषा में ज्यादातर दाव का प्रयोग किया जाता है, रिटर्न की लैंग्वेज में देखा जाए तो ऑल्दो का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। अगर वाक्य आपका सही क्रम में दे रखा है तो पहले वाक्य के स्टार्ट में आप दाव का प्रयोग कर दोगे और दूसरे वाक्य के स्टार्ट में आप यट का प्रयोग कर दोगे। अकेला दाव या ऑल्दो दे रखा है तो पहले वाक्य के स्टार्ट में ऑल्दो या दाव लग जाएगा और दूसरा वाक्य शुरू करो इससे पहले वाक्य के एंड में जो फुल स्टॉप दे रखा है उसके स्थान पर आप कोमा लगा दोगे, ठीक है ना। चलिए हम आज इस सेशन के अंदर इस वीडियो में इतनी चर्चा करने वाले हैं ऑल्दो और दो के बारे में। अगले नए सेशन के अंदर नए कंजक्शन के साथ या फिर आपको जिस भी टॉपिक की आवश्यकता महसूस हो रही है कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजोगे, उस तरह का उसी टॉपिक पर मैं आपके लिए उस समस्या का समाधान करते हुए अगला वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।